मेरी हाफिज कुरान बेटी फौत हुई तो इसकी मयत से सांप लिपटा हुआ था। किसी ने भी मेरी बेटी को गुस्ल नहीं दिया, सबने गुस्ल देने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन मैं खुद ही इसे गुस्ल देने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने कफन हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी के जिस्म पर तो मैं फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैं रोजाना फजर की नमाज के बाद एक सिपारा पढ़ लिया करता था। मस्जिद हमारे इलाके में ही थी और इस मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैं अभी कुरान पाक पढ़ ही रहा था कि मुझे बाहर से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। आवाजें इस कदर ऊंची थी कि मुझसे कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा था। वह जो कोई भी था सिसक सिसक कर रो रहा था। मजबूर होकर मैंने कुरान मजीद की तिलावत को खत्म किया और उठकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया। सामने की एक कब्र पर एक बुजुर्ग धारे मार मार कर रोए जा रहा था। मुझे लगा कि इस बुजुर्ग को मैंने कहीं देखा हुआ है। मैंने इनके पास जाकर इनके कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझे देखने लगे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। जैसे ही इन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि यह तो अंकल नसीम है। मैं इनकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया था। मैंने इन्हें तसल्ली दी और फिर इनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए पूछा कि यह किसकी कब्र है। मुझे मालूम था कि अंकल नसीम की बीवी का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी कब्र पर बैठकर इस कदर रो रहे हैं, क्योंकि यह तो उनकी बीवी की कब्र नहीं थी। और फिर अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। जब इन्होंने बताया कि इनकी बेटी जीनत की कब्र है, यह लफ्ज़ सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं इनकी बेटी को बहुत अच्छे से जानता था। इनकी बेटी उम्र में मुझसे बहुत कम थी, वह तकरीबन 18 साल की होगी, मगर वह अचानक ऐसे कैसे वफात पा गई थी। अब मुझे अंकल नसीम को इस तरह रोने की वजह समझ आ रही थी। जवान बेटी की मौत ने इन्हें इस कदर दिल बर्दाश्त और दुखी कर दिया था। मैंने इन्हें सहारा देकर खड़ा किया तो मेरा हाथ पकड़ के कब्रिस्तान के रास्तों को पार करने लगे। मैंने अंकल से पूछा कि जीनत का इंतकाल कैसे हुआ। जीनत की मौत की खबर ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। कौन सोच सकता है कि एक हंसती मुस्कुराती लड़की इस तरह जिंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि जीनत के अंदर तो कूट कूट के जिंदगी भरपूर भरी हुई थी। वह बहुत ही शरारती लड़की हुआ करती थी, क्योंकि मैं इसे बचपन से ही जानता था। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे और एक ही मदरसे में हम दोनों ने कुरान पाक हिफज कर रहे थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक ही मदरसा था जहां पर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे ही बच्चे और बच्चियां थोड़ी बड़े होते तो उन्हें अलग अलग लाइनों में बिठा दिया जाता था। जीनत और मैंने काफी सारे सिपारा एक ही साथ हिज्जे किए थे, लेकिन फिर हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया और हम एक नए मोहल्ले में आकर आबाद हो गए। इसीलिए मुझे पिछले मोहल्ले के मुतालिक किसी भी बात का कोई भी इल्म नहीं था। लेकिन आज अंकल नसीम की जुबानी जब जीनत के मुतालिक सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जीनत की मौत के मुतालिक अंकल नसीम से एक सवाल किया था। अंकल एक गहरी सांस भर के रह गए थे, फिर कहने लगे कि रास्ते से घर आना, बैठकर बात करेंगे, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इनके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता, लेकिन अब यह बोझ मैं अंदर ही अंदर नहीं उठा सकता, क्योंकि यह मुझे मार डालेगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना दुख किसी के आगे बयान कर दूं। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। तुम तो जानते हो कि जीनत मेरी एकलौती बेटी थी। वह इस तरह मुझे छोड़कर गई कि मेरा तो घर ही वीरान हो गया है। मैं सारा वक्त अकेले रहता हूँ, मेरे घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम आओगे तो माजी की बातें दोहराएंगे। मैंने इनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी इनके घर तशरीफ लाऊंगा। अलबत्ता मेरे जहन में बहुत से ख्यालात पैदा होने लगे थे कि जीनत की मौत के पीछे ऐसा कौन सा राज होगा जिसने इसको वक्त से पहले ही इसे मौत के मुंह में और इसके बाप को इस कदर निढाल और बूढ़ा कर दिया है। मैं अंकल को इनकी गाड़ी में बिठाकर खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद मेरे 2 दिन बड़े ही मसरूफियत में गुजरे और फिर मुझे जीनत का ख्याल आ गया। मुझे जीनत की मौत पर बहुत ताज्जुब हुआ था, क्योंकि अंकल की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया था। वह कह रहे थे कि जीनत की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, इसलिए मैंने आज ही उनके घर जाने का फैसला किया। मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए और पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। मोहल्ले में दाखिल हुआ था कि कुछ पुराने लोग भी मुझे नजर आने लगे।
हर कोई मुझे पहचानता था, सभी मेरा हालचाल पूछने लगे। मेरे बचपन का दोस्त इमरान भी मुझे पहचान कर मेरे पास चला आया। इससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने इसे बताया कि मैं यहाँ अंकल नसीम के घर जाने के लिए आया हूँ। तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। वह आहिस्ते से मेरे करीब हुआ और कहने लगा, यह इतने सालों के बाद तुझे अंकल नसीम का ख्याल कैसे आ गया? कहीं तू भी तो जीनत के बारे में जानने के लिए यहाँ नहीं आया? इसकी बातें सुनकर मैं उछल पड़ा कि तुम कहना क्या चाहते हो? वह धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ तो पूरा मोहल्ला ही जीनत के बारे में बातें करता है। कोई भी नहीं जानता कि जीनत की अचानक मौत कैसे हो गई। सुना है कि कोई इसे गुस्ल देने को भी तैयार नहीं था। कई गुस्ल वाली औरतों ने साफ इनकार कर दिया था। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू भी तो यही पूछने के लिए नहीं आया। इसके साथ क्या हुआ था? मुझे अपनी दोस्त की बातें कुछ समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन एक मरहूम लड़की के बारे में इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं था, तो इसलिए मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे जीनत की मौत के बारे में कुछ इल्म नहीं। मैंने सारी बात मोल कर दी थी और जीनत को अपने दोस्त से इजाजत लेकर अंकल के घर पहुंचाया गया। मुझे लगा था कि शायद वह झूठ बोल रहा हो या बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हो। आजकल मरने वाले के पीछे लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं। भला कोई गुस्ल देने वाली औरत मयत को गुस्ल देने से इनकार क्यों कर सकती है? मुझे दरवाजे पर देखकर अंकल बहुत खुश हुए। इनके उदास चेहरे पर रौनक आ गई। वह मुझे लेकर अंदर आए। कुछ देर हाल चाल पूछने के बाद अंकल ने खुद ही जीनत के बारे में बताना शुरू कर दिया। अंकल ने बताया तो मैं इनकी बातें सुनकर दंग रह गया। वह बता रहे थे कि जीनत ने कुरान पाक बहुत अच्छे तरीके से हिफ्ज कर लिए, लेकिन घर का हालात देखते हुए उसने उसके घरों में जाकर लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक ही ना जाने क्यों वह बहुत ज्यादा खामोश होने लगी। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया, बस घर के कामों में मसरूफ रहती या फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती। इसके होते हुए भी घर में सन्नाटा होने लगा था। इस बात को मैंने बहुत दफा महसूस किया। कई दफा जीनत से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? क्या कोई परेशानी है? तब वह हंसकर टाल देती और कहती, कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है। इसके सर पर माँ का साया नहीं था और मैं बाप होने की वजह से हर बात खुलकर भी नहीं पूछ सकता था। इस बात को भी दिन गुजर गए। एक रोज मेरे पास आमिर साहब का फोन आया, जिनकी बेटी को जीनत कुरान पाक की तालीम देने के लिए जाया करती थी। वह कहने लगे कि कई दिन हो गए हैं तमन्ना हमारे घर नहीं आ रही। इनकी यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम था जीनत तो रोज ही बच्चियों को पढ़ाने के पाबंद थी और इनके घर जाया करती थी। मैंने आमिर साहब से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं दफ्तर से घर वापस आया तो देखा कि जीनत घर पर ही मौजूद थी और मुझे देखते ही वह चाय बनाकर मेरे पास आ गई। मुझे लगा जैसे कि वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने जीनत से पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, वह पाबंदी से सबके घर तो जाती है या नहीं? जीनत मुझसे झूठ बोलकर कहने लगी कि वह पाबंदी से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, और यह सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने फिर बातों ही बातों में आमिर साहब की बेटी का भी पूछा, तब भी इसने कहा कि इसे भी वह रोजाना पढ़ाने के लिए इसके घर जाती है। मुझे जीनत से झूठ की हरगिज़ त्वक नहीं था। मैं हैरान रह गया कि आखिर यह मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि जीनत तो कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसीलिए इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जीनत ने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि मैं तो जान चुका था कि वह आमिर साहब के घर नहीं जा रही। मैं चाहता तो इसे सीधे लफ्जों में पूछ सकता था कि वह झूठ क्यों कह रही है, मगर मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और ना ही कोई ऐसी बात करना चाहता था जिससे हम दोनों बाप बेटी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाए, क्योंकि इसकी माँ का बहुत साल पहले ही इंतकाल हो गया था और मैंने ही इसकी जिंदगी में माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश की थी। इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मैं परेशानी में मुब्तला हो गया था। आखिर जीनत को झूठ बोलने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने जीनत पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी बात इसमें नजर नहीं आई। फिर एक दिन मैंने इसका पीछा किया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जीनत मोहल्ले में किसी के भी घर नहीं गई थी, बल्कि इसने तो मोहल्ले की हदूद को पार कर लिया था। मैंने जीनत
को कभी भी दूर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वह हमेशा मोहल्ले के बच्चियों को ही कुरान पाक पढ़ाने जाया करती थी। फिर इस वक्त वह कहाँ जा रही थी, इस सोच ने मुझे परेशान कर दिया। मैं धीरे धीरे इसका पीछा करने लगा। फिर मैंने देखा कि काफी दूर वह एक बड़े से घर में दाखिल हो गई है। मैं बाहर ही रुककर इंतजार करने लगा। घंटे पर घंटा गुजरता गया। तकरीबन 3 घंटे के बाद वह इस बंगले से निकली और वापस घर आई। इसका मतलब था कि वह मोहल्ले के किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा रही थी। और वह वहां क्यों गई थी, मैं इस बात से वाकिफ नहीं था। मैंने सोचा कि मैं जीनत से साफ साफ लफ्जों में बात करूंगा और पूछूंगा कि मेरे पीठ पीछे आखिर वह क्या कर रही है। मैं जीनत के पीछे ही घर में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई और बोली, बाबा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ गई था। पहले तो वह कुछ घबरा गई और फिर कहने लगी कि मैं बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाने उनके घर गई थी। मैंने शक्ति से कहा, अच्छा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मोहल्ले से दूर किसी बंगले पर गई थी। मेरी यह बात सुनकर इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके आंसुओं को देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने इससे नरमी से पूछा कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी? वह किसका घर है और वहां जाने की आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है? वह आहिस्ते से कहने लगी कि वह उस बंगले में बच्चों को सिपारा पढ़ाने जाती है और वहां से इसे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक ही जगह पर काम करने से इसे ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। वह कहने लगी, अगर मैं आपको बताती तो आप इनकार कर देते। आपने मुझे कभी मोहल्ले से दूर जाने की इजाजत ही नहीं दी, इसीलिए मैंने आपसे यह बात नहीं की। जीनत की यह बात सुनकर मैं नाराज हुआ और कहा कि आइंदा मुझे बताए बगैर कोई काम मत करना। वह रोते हुए मेरे गले लग गई। फिर इस दिन के बाद मैंने जीनत पर ज्यादा रोक टोक नहीं की। इस बंगले पर जाने पर भी कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मैं इसको इतनी आज़ादी देना चाहता था कि वह अपने आप को कोई कैदी महसूस ना करे। मगर शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आंखें बंद करके अपनी बेटी की हर बात पर एतबार किया था। और कुछ ही दिन गुजरे थे कि जीनत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह बुखार में तपने लगी और बिस्तर पर पड़ गई। वह ऐसी हालत में भी वह पढ़ाने के लिए जाने की जिद करती थी। मैंने बहुत मुश्किल से इसे घर पर रोक कर रखा था। इसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगी थी और फिर एक दिन अचानक इसे बुखार में झटके लगने लगे और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी दम तोड़ गई। इसकी मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया था, इसीलिए झटके लगने की वजह से इसकी मौत हो गई है। मेरे लिए तो यह सदमा बहुत बड़ा था। बीवी के बाद बेटी ही मेरे जीने का वाहिद सहारा थी। अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मुझ पर तो जैसे कयामत ही गुजरी हो, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत बड़ा सदमा मिला। मैं बयान नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वालों को जीनत के इंतकाल की खबर पहुंची तो सभी लोग हमारे घर में जमा होने लगे। मैंने कुछ मोहल्ले की खवातीन से कहकर इसे गुस्ल देने वाली औरत का इंतजाम किया और फिर जब गुस्ल देने वाली औरत आई और जीनत को गुस्ल देना शुरू किया तो ना जाने क्या हुआ कि कुछ ही देर के बाद वह चीखती हुई बाहर आई और बोली कि वह जीनत को गुस्ल नहीं दे सकती। इसने मेरे आगे हाथ जोड़े और वापस चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर किसी दूसरी औरत का इंतजाम करवाया। मोहल्ले की कुछ खवातीन इसके साथ शरीक हो गई और जीनत को गुस्ल देने के लिए गई, लेकिन वह सब भी चीखती हुई बाहर आई और मुझसे कहा कि जीनत की टांगों पर बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। वह सब की सब खवातीन मेरे घर से भाग गई। मेरी बेटी के बारे में लोग बातें बनाना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा घर खाली हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर जब मैंने देखा कि मेरी बेटी को कोई गुस्ल नहीं देना चाहता तो मैंने खुद ही यह फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को गुस्ल भी खुद दूंगा और इसकी तदफीन भी अकेले करूंगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला था, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता था कि मेरी बेटी की जिंदगी की यह आखिरी और निहायत ही जरूरी रसूमात अधूरी रह जाए। मैं इस नियत से अंदर जाने ही लगा था कि अचानक मेरी खाला मेरे घर आ गई। मैंने इन्हें सारी बात बता दी। वह हाफिज कुरान थी और बहुत अल्लाह वाली थी। इन्होंने वहीं बैठकर सूरे बकरा पढ़ी और अकेले ही मेरी बेटी को गुस्ल देने के लिए अंदर चली गई।
और फिर जब गुस्ल देने के बाद वह बाहर आई और जो बात इन्होंने मुझे बताई वह मेरे लिए बड़ी ही हैरान कून थी। इन्होंने मेरी बेटी की टांगों पर कोई सांप नहीं देखा था, बल्कि इनका कहना था कि गर्दन के पास एक ऐसा निशान था जो कादियानी होने की निशानी थी। लेकिन यह निशान मेरी बेटी के गर्दन पर कैसे आया था? मेरी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थी, वह हाफिज कुरान थी, फिर वह कादियानी कैसे हो सकती थी? खाला ने बताया कि इसके अलावा इसके पूरे जिस्म पर ऐसे निशाना थे कि जैसे कोई इस पर जुल्म करता रहा हो। खाला की यह बात मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि खाला के गुस्ल देने के बाद मेरे सामने यह राज खुल जाएंगे। मैंने अकेले ही इसकी तदफीन का बंदोबस्त किया था, कोई भी मर्द इसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ था। मैं यह सोचकर खामोश रहा कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, वरना मेरी मरहूम बेटी की इज्जत दागदार हो जाएगी। लेकिन मुझसे यह बात बर्दाश्त ना हुई तो मैंने अपने एक दोस्त का सहारा लिया। वह पुलिस वाला था। मैंने सारी बात इसे बताई तो इसने इस बड़े बंगले वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलते चले गए और पता चला कि इन लोगों ने जीनत को लालच देकर अपने घर बुलवाया और कहा कि वह अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं। जीनत इनके झांसे में आ गई और सोचने लगी कि इस तरह मेडिकल की तालीम के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। दरअसल वह डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वह खामोशी से इनके घर जाकर बच्चों को तालीम देने लगे। लेकिन दरअसल वह जीनत को अपने जाल में फंसा रहे थे। और जब कुछ अरसे के बाद इन्हें यह अंदाजा हो गया कि जीनत हाफिज कुरान है और वह अब इनके झांसी में नहीं आ सकती, और वह इसे इसके अकीदे अरेस्ट साथ जानवरों जैसे जांच दे और फिर इसे ब्लैकमेल किया कि वह इसके अकीदे में शामिल हो जाए, वरना सारे ज़माने में तुझे बदनाम कर देगे, तुझे सारे ज़माने में रुस्वा कर देगा। बेचारी जीनत जवान लड़की थी, खौफजदा हो गई। वह तो अपनी इज्जत के हाथों मजबूर हो गई थी, ऊपर से इसे मेरे तरफ से खौफ था कि मेरी बदनामी मेरे अब्बू की जान ना ले ले, इसलिए वह सब कुछ बर्दाश्त करती रही और किसी से कुछ ना कहा। जैसा वह लोग कहते रहे जीनत वैसा ही करती रही। इन्होंने जबरदस्ती इसे मर्जियों का कलमा पढ़ाया और इसके गर्दन पर अहमदी का एक निशान भी बना दिया। वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इसे मालूम था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है, इसलिए वह अंदर ही अंदर घुलने लगी और शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। इसी बुखार में वह कुरान पाक की तिलावत करते हुए इसने मेरी गोद में दम तोड़ा था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बेटी मुसलमान थी और इस्लाम की हालत में ही इस दुनिया से गई है, क्योंकि वह दिल से कादियानी नहीं हुई थी। इस पर जुल्म करके इसे कादियानी बनाया गया था, मगर इस बात पर शायद दुनिया वाले कभी एतबार ना करते, बस इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। अलबत्ता मेरी बेटी के मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। यह कहकर अंकल खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। मैं इनका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता था। कुछ काफिरों ने बड़ी बेरहमी से इनकी जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने अंकल नसीम को बहुत हौसला दिया। इन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। मैं रोज अपनी बेटी की कब्र पर जाता हूँ और उसकी मगफिरत के लिए दुआ मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक हमारी नियतों को देखता है और मेरी बेटी बिल्कुल पाकबाज थी और नेक नियत थी। मेरी बेटी तो हाफिज कुरान थी और बच्चों को दीन की तालीम देना चाहती थी। यह वाकया उन लड़कियों के लिए सबक है जो अपनी बेवकूफिया की वजह से बहुत बड़ी मुश्किलात में फंस जाती है, और इन मुश्किलात में फंसकर वह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह करती है कि अपने वालिद को इसके बारे में आगाह नहीं करती, जबकि वालिद से बढ़कर इनकी औलाद के लिए मुहाफिज और हमदर्द कोई नहीं होता। और फिर ऐसे वाक़यात का नतीजा ऐसा ही निकलता है। अगर वक्त रहते ही जीनत अपने वालिद को एतबार में ले लेती और सब कुछ बता देती तो आज वह जिंदा होती, क्योंकि बाप तो बाप होता है। अल्लाह के बाद बाप से बढ़कर कोई दूसरा मुहाफ़िज नहीं होता। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाक़या अच्छा लगा है तो चैनल दिन सीखे को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी यह सब बातों से सतर्क रहना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।